हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको आई दृष्टि है उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। और ये जो करंट अफेयर्स है अक्टूबर और नवंबर का है, ठीक है। इससे पहले 5 वीडियोस जो है अक्टूबर नवंबर की हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसको जाके देख लेना। और ये वीडियो जो है संक्षिप्तियाँ, ठीक है, संक्षिप्तियाँ के ऊपर होगा, करंट अफेयर्स के ऊपर 13-14 पेज हैं जितने भी हैं। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे या फिर 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे लगे, बट हमें इसे पूरा करना है। और वही पूरा करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। तो जैसे जल्दी हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लो, बता देता हूँ मैं एक बार को। चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, चर्चित स्थल के बारे में बात करेंगे, संघ संगठन के बारे में बात करेंगे, योजनाएं आई हैं तो ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। के संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं कैग, ठीक है, कैग जो है वो बनाए गए हैं। इससे पहले क्या थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अभी अभी नियुक्ति हुई है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है आपका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश जो CGI है वो बने हैं। इससे पहले आपको पता है DY चंद्रचूड़ जो है वो आपके 50वें 50th जो है CGI थे। अब जो 51st जो है वो है आपके संजीव खन्ना। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इस बार का है, ठीक है। उसके बाद आता है शारदा सिन्हा, बिहार की प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका थी। इनका निधन हो गया है। जो आपने बहुत सारे जो हैं भोजपुरी गीत जो है लोकगीत सुने होंगे, तो शारदा सिन्हा जो है उन्होंने गाए थे। तो पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें इनके बारे में देखो, यह है कि उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत एवं छठ से जुड़े गीत पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। और इन्हें जो है इनके लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार कोकिला। बिहार पर्सपेक्टिव का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये। विजया किशोर रहाटकर तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है। तो क्योंकि लेडी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरह से, तो इसको याद कर लेना, विजया किशोर रहाटकर से आपको याद आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो रहाटकर जो है वो है, उससे पहले जो है रेखा शर्मा थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर पी वेणुगोपाल देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक हैं और जो कि एम्स में, ठीक है, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। तो वर्ष 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो है इन्होंने किया था। 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो है इन्होंने किया था। तो डॉक्टर वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। अब रतन नवल टाटा, प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष, उनका निधन हो गया है, जो कि आप सभी नोन होंगे, जानते होंगे, ठीक है। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। तो इम्पोर्टेंट आ जाता है, लेकिन सबको पता होगी है तो मोस्टली नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा। अब जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे। यहाँ देखो, यह है बिपिन कुमार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद आपका आता है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी अब यहाँ पर देख लो, नवल टाटा, टाटा सन्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जो रतन टाटा जी के बाद जो है इनको चुना गया है नवल टाटा जी को, ठीक है। चलो एस गोपाल कृष्णन जो है केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग जो SSC है उनके नए अध्यक्ष क्या नाम है? एस गोपाल कृष्णन।
याद कर लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बस वहीं पे बात करेंगे हम। फिर आ जाता है, यहाँ देखो, वाइस एडमिरल आरती सरीन, क्या नाम है, वाइस एडमिरल आरती सरीन, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS की 46th महानिर्देशक बनी है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक लेडी है, तो उनको रिक्रूट करना जो है वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या, वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS की 46वीं महानिर्देशक बनी है। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी, तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी भी हैं जो कि इस पद पर पहुंची हैं। अच्छा, न्यायमूर्ति मनमोहन, ये हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ठीक है, याद कर लेना, बाकी याद इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायमूर्ति मनमोहन। उसके बाद आता है आलोक रंजन। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो आलोक रंजन याद रखना, टीचर्स भी हैं, टीचर भी हैं। तो टीचर मतलब UPSC के एक टीचर भी हैं, ये नहीं है वो। तो उनसे एक तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि हाँ भाई ये क्या है, इनसे मतलब लिंकिंग कर सकते हो थोड़ा, है ना। आलोक रंजन कौन है, NCRB के नए निर्देशक बने हैं। अनुराग गर्ग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं। क्योंकि ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये दोनों न्यूज़ में रहते हैं जो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विवेक देवराय। विवेक देवराय जो हैं आपके प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया। ये रह चुके हैं, कौन है ये, भारतीय अर्थशास्त्री हैं थे और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी, परिषद के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। चलो आगे देख लेते हैं। कनक राजू। कनक राजू प्रसिद्ध गुड़सारी नृत्य गुरु का निधन हो गया है। तो ये कौन थे, गुड़सारी नृत्य, उनके एक गुरु थे, गुड़सारी नृत्य गुरु थे। ठीक है जी, चलो उसका श्रीमती पंपामल। पंपामल, ठीक है। तो श्रीमती पंपामल तमिलनाडु की प्रसिद्ध जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला थी, इनका निधन हो गया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अन्य चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहना सिंह। मोहना सिंह है तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में, ठीक है, तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली ये पहली महिला पायलट बनी है। उसके बाद आ जाता है राजकुमार राव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है, ये तो पता ही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई है। तो कौन है ये, जो आपका निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके राष्ट्रीय आइकन बनाए गए हैं, ये नेशनल आइकन बनाए गए हैं। चलो ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में बात करें तो एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपियन परिषद, ठीक है, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने लिया है। और इन्होंने ये इससे पहले जो चार्ल्स मिशेल थी, चार्ल्स मिशेल जो है इनसे पहले एंटोनियो कोस्टा से पहले अध्यक्ष थे। ठीक है जी, तो याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद, उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, तो ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला इन्होंने जो। तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। और इन्होंने जो उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे प्रविंद कुमार जुगनाथ। तो प्रविंद कुमार जुगनाथ के
उनका स्थान लिया है किसने? नवीन चंद्र रामगुलाम ने। शिरेगु, इनका नाम है शिरेगु इशिबा। शिरेगु इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री का पदभार अभी 1 अक्टूबर से इन्होंने लिया है। और इनका इससे पहले जो है फूमियो किशिदा जो थे, इससे पहले उनका स्थान जो लिया है किसने? शिगेरू इशिबा। ठीक है, याद रखना भैया, शिगेरू इशिबा जो हैं जापान के प्रधानमंत्री बन गए हैं नए। बस इतना इंपॉर्टेंट है। जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। बस पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और एंटोनियो कोस्टा इंपॉर्टेंट है। ये दो तो इंपॉर्टेंट ही हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में जो नियुक्ति हुई है। सूसी विल्स है व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नामित की गई हैं। ठीक, सूसी विल्स इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी, तो इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है। तो क्या है? सूसी विल्स हैं व्हाइट हाउस यूएसए जो है, यूएसए की चीफ ऑफ स्टाफ की नामित की गई है। चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है, यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। बस, और आपको देख लिया यहाँ पर देखो, आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं, आशीष खन्ना को। उसके बाद है अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बाद है नीमा रिंजी शेरपा नेपाल के पर्वतारोही और 8000 मीटर से अधिक ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के 18 वर्ष के व्यक्ति बने हैं। तो 18 वर्ष के हैं केवल और केवल, याद रखो, नीमा रिजी शेरपा। तो नेपाल के ये नेपाली हैं, तो नेपाल के हैं ये। ठीक है, नेपाल के क्या है? पर्वतारोही हैं, और जो 8000 मीटर ऊंचाई वाली 14 चोटियों पर ये चढ़ चुके हैं। कब से? सबसे कम उम्र में, 18 साल की उम्र में। कैन यू इमेजिन? वाह, इनक्रेडिबल। चलो, अब आते हैं राष्ट्रीय स्थल के बारे में। तो सबसे पहले आता है कच्छ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के इस जिले के क्रीक क्षेत्र में लक्की नाला में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ दिवाली बनाई। तो दिवाली कहाँ मनाई है इस बार? जो है कच्छ में बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस बार जो दिवाली बनाई थी कच्छ के क्रीक क्षेत्र में लक्की नाला जो है वहाँ पर बनाई गई। बस इम्पोर्टेंट इतना है। उसके बाद है अमरेली क्या है? जो ये है गुजरात के इस नगर में 4900 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। तो उन्होंने इस नगर के दुधाला में गुजरात सरकार और ढोलकिया फाउंडेशन के सहयोग से विकसित भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया है। अब एक बात है, यहाँ पर भारत माता पूछ सकता है कि जो है भारत माता सरोवर, ठीक है, सरोवर कहाँ पर है? बस, भारत माता सरोवर है आपका अमरेली। कहाँ पर है? अमरेली, गुजरात। ठीक है, और ये अगर दुधाला भी पूछ ले तो भी बड़ी बात नहीं है, और अमरेली पूछ ले तो भी बड़ी बात नहीं है। तो याद रखना, भारत माता सरोवर अमरेली में है, अमरेली गुजरात में। बस, अगर पूछे भी तो मोटा मोटा पूछेगा गुजरात में, इतना भी नहीं पूछेगा तो गुजरात पूछेगा, बस गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में है, बस सही है, भारत माता सरोवर याद रख लेना भाई, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलो, जैसलमेर राजस्थान के जिले में स्थित सुदासरी, ठीक है, सुदासरी ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर। तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन वस्टर्ड का जन्म हुआ। कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर हुआ? तो ग्रेट इंडियन
सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर। तो एक ये बात पूछ सकता है, सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, जैसे कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो उसका जन्म हुआ है। इसी के साथ भारत इस पद्धति के माध्यम से गंभीर रूप से लुप्त प्राय एवं प्रजाति का सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया, विश्व का पहला देश बन गया है जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो लुप्त हो गई हैं बहुत सारी प्रजातियां, उसको दोबारा से प्रजनन करवाने में सफल रहा। ठीक है, अच्छा वाराणसी के लिए क्या है, तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से संसद भी है और सांसद भी हैं और नए विकास परियोजना का, तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा, तो वो है वाराणसी में के हवाई अड्डे पट्टी की विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण का संबंध कार्यों का शिलान्यास किया। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना ही हो इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट भाई साहब। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं इस शहर में और भी चीज़ें, इस शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक वाग्मय के क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की। तो इसी शहर में क्या है, एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर भी वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की। तो वैदिक 3D जो है 3D संग्रहालय एक बनेगा कहाँ पर, वाराणसी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही क्या है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जिसे बोलते हैं, इसकी भी आधारशिला रखी। तो अगर पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ बन रहा है, तो वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। ठीक है जी, समझ में आ गई। और कुछ और क्या है इसमें, उसके बाद आपका आता है, ठीक है अब इतना ही इंपॉर्टेंट है, वाशिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर महाराष्ट्र के इस शहर में, कहाँ का है वाशिम, पहले तो ये याद रखना, वाशिम जो है महाराष्ट्र का एक शहर है, में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में संबंधित 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलू पर जो है इनकी जो है बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। इस अवसर पर क्या किया है, पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की। क्या, कहां पर की, वाशिम में 18वीं किस्त लगभग 2000 करोड़ की। और उसके बाद है 2000 करोड़ रुपए की नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की शुरुआत की। तो एक इंपॉर्टेंट ये है बंजारा विरासत संग्रहालय, तो इंपॉर्टेंट ये है कि बंजारा विरासत संग्रहालय है वाशिम में, जो है कहां पर होगा, बंजारा विरासत संग्रहालय आपका वाशिम महाराष्ट्र में बन रहा है। ठीक, बस इंपॉर्टेंट यहां तक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस्त विस्त तो आती रहती है। अच्छा, करीमगंज नाम बदलने वाली, करीमगंज का नाम आसाम के इस जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया, श्रीभूमि जो है इसका नाम करीमगंज का कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, करीमगंज जो आपका असम में था उसका नाम अब बदल के श्रीभूमि कर दिया गया। उसके बाद आता
मेलूरी, मेलूरी है नागालैंड का 17वां जिला बना। तो मेरू इससे ये पता लगती है कि नागालैंड में कितने 17 जिले हैं टोटल। तो 17 जिला में 17th जो लास्ट जिला बना है जो वो है मेरूली, मेलूरी। ठीक है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो मूर्ति हर बार में प्रतिमा के बारे में क्वेश्चन पूछता ही है, ये थोड़ा समझ लो। तवांग, तवांग क्या है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इस नगर में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, देश का वल्लभ, क्या नाम है प्रतिमा का? देश का वल्लभ, देश का वल्लभ और देश का वल्लभ और मेजर और ये है क्या, देश का वल्लभ और मेजर रालेंग नाओ। ठीक है, और बॉब, बॉब बोलते थे। और गाथिंग, खाथिंग, खाथिंग वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश का वल्लभ एक प्रतिमा बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, देश का वल्लभ याद रखना, जो कहाँ बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तवांग में। और एक संग्रहालय बनाया है, वीरता संग्रहालय, वीरता संग्रहालय किसके ऊपर? मेजर रालेंग नाओ, मेजर रालेंग नाओ बॉब खाथिंग, वीरता संग्रहालय बनाया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अगर दोस्तों अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो और लग रहा हो कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मोटिवेशन हमें भी मिलते रहे। लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना नीचे कि हाँ भाई, और आपको किस चीज़ पे नेक्स्ट जो है वीडियो, जो कौन सा चीज़ कमज़ोर है वो भी बता सकते हो आप कमेंट में कि भाई ये चीज़ कमज़ोर है, इसको करा दो। तो कोशिश किया जाएगा कि कराने का। बाकी मैं अकेला हूँ तो थोड़ा अंडरस्टैंड करो, जितनी बना सकता हूँ उतना बना रहा हूँ। चलो, उसके बाद आता है मोहाली। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पंजाब के शहर में क्या है, भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहले आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का एक नया परिसर बनाया गया, कहाँ पर? मोहाली में। उसके बाद अच्छा, पहला ड्राई पोर्ट, पहला ड्राई पोर्ट कहाँ? पटना, बिहार के इस शहर के विहटा में जो है, बिहार का पटना के एक शहर का विहटा शहर जो है, विहटा एरिया में पहले ड्राई पोर्ट। तो पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया? पटना में। बस इंपॉर्टेंट इतना। उसके बाद आपका आता है, फिर आता है, यहाँ भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, यहाँ देख लें चेन्नई वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के शहर में, ठीक है, स्थित ताम्बरम वायुसेना स्टेशन। तो ताम्बरम वायुसेना स्टेशन कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, पर पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ बनाई। तो 92वीं वर्षगांठ कब बनाई? 8 अक्टूबर को। तमिलनाडु के शहर में स्थित IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो 6G के बारे में अगर मैं बात करूं, 6G के लिए पारंपरिक एवं क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहाँ बन रहा है? वो चेन्नई में। ठीक है जी,
यहाँ पर एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश के शहर में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण हो रहा है। तो आत्मनिर्भर गौशाला मतलब ये है कि हमें कभी भी हेल्प बाहर से नहीं लेनी जरूरी पड़ेगी, सब कुछ यहीं से काम हो जाएगा। ठीक, चलो फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्थल। तो यहाँ देख लेते हैं स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में मैं बात करूँ, 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से स्विट्ज़रलैंड में बुर्का प्रतिबंध हो जाएगा। मिस्र, यह देश यानी कि जो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त क्या है, मिस्र जो है, इजिप्ट जो है घोषित किया गया है। तो अगर पूछे कि अभी रिसेंटली जो है कौन सी कंट्री जो है मलेरिया मुक्त हुई है, तो मिस्र है, यानी कि इजिप्ट जो है वो मलेरिया मुक्त की गई है अभी हाल ही में। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो, और WHO, ठीक है, WHO पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और मोरक्को, UAE और मोरक्को, ये दोनों कंट्री के बाद जो तीसरी जो कंट्री है इजिप्ट है। कौन सी है? इजिप्ट। तो ये जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तीसरी कंट्री है जो मलेरिया मुक्त हो गई है। सिंगापुर, HDFC बैंक ने इस देश में अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है। इसी देश में इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय खोला गया। तो सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नहीं। एक है ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी क्या है, देखो ब्रिस्बेन क्या है, ऑस्ट्रेलिया के शहर में, ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, उसमें क्या है, भारत के चौथे महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब आ जाते हैं पुरस्कार के ऊपर, पुरस्कार सम्मान। तो राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित एवं जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य के बारे में बात करूं, जल के बारे में बात हो रही है, तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी तथा गुजरात। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है यूपी का नाम। तो अगर सर्वश्रेष्ठ जल की जो बेस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर है उड़ीसा, उसके बाद है यूपी और पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी और गुजरात, ये है तीसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे यूपी है, याद रखना दूसरे नंबर पे यूपी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे बेस्ट जो है दूसरे नंबर पे यूपी है, पहले नंबर पे उड़ीसा है। फिर हो जाए सर्वश्रेष्ठ जिले में सबसे पहला है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, और फिर धलाई जिला त्रिपुरा में है, बांदा उत्तर प्रदेश में। तो बांदा जो है तीसरे नंबर पे है, तीसरे में जिले के मामले, थर्ड उत्तर प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी में आता है। तो अगर राज्य के बारे में बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है यूपी, और जिले के बारे में बात करूं तो बांदा जिला उत्तर प्रदेश का वो आता है तीसरे पे। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत? चलो, फिर उसके बाद आता है इंदौर, और फिर होता है गांदरबल जम्मू कश्मीर में, फिर इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इंदौर मध्य प्रदेश में कौन से जो जिला है वो 1 आपका 2 3 4 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो 5वें नंबर पे इंदौर है। कभी ये मत सोच लें इंदौर का नाम सुनते ही सीधे पहले नंबर पे लगा दो, नहीं, यहाँ पर 5वें नंबर पे है।
बालांगीर उड़ीसा में, ये 6ठे नंबर पे है। चलो यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, बस इतना इम्पोर्टेंट है यूपी का जो कौन सा जिला है और कौन सा राज्य जो है यूपी में, मतलब टोटल राज्यों में कौन सा जो है फर्स्ट नंबर पे है या सेकंड नंबर पे है, बस इम्पोर्टेंट इतना। विशाखापट्टनम यहाँ पर जिले के मामले में सबसे पहले नंबर पे है, याद रखना। फिर आता है धुलाई त्रिपुरा में दूसरे नंबर पे। यहाँ पर आता है सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायत। तो सबसे पहला मैं बात करूँ पुल्लमपारा जो त्रिवेंद्रपुरम केरल में है पहला। मसुलपानी कांकेर छत्तीसगढ़ में तीसरा। हम्पापुरम अनंतपुर आंध्र प्रदेश, और इसी के साथ में है क्लिंगनहा वेस्ट जयंतिया हिल मेघालय, ये आपके तीसरे नंबर पे है। तो इम्पॉर्टेंट बस इतना है, पुल्लमपारा जो है त्रिवेंद्रपुरम में पहले नंबर पे बस। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है सूरत गुजरात में, पुरी उड़ीसा, फिर पुणे जो है महाराष्ट्र में, ये इम्पोर्टेंट है। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए जेसीबी की तरफ से कोई प्राइज़ दिया जाता होगा लिटरेचर के लिए, तो उनके किसको मिला है? प्रसिद्ध लेखक जो है उपमन्यु चटर्जी को। किसको? उपमन्यु चटर्जी को। देखो ये छोटी चीज़ें हैं, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। उपमन्यु चटर्जी, उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या है? लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये है उनका उपन्यास लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट। अन्य पुरस्कार के बारे में बात करूं तो अन्य पुरस्कार जो हैं, एक मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार जो है रतन टाटा जी को मिला है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है 2024 उड़ीसा के अनिल प्रधान को प्रदत्त हुआ है, नैयर फाउंडेशन द्वारा होता है, और इनको किसको मिला है? उड़ीसा के अनिल प्रधान को। फिर आपका आ जाता है 60वां फेमिना 60th, तो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड जो है मुंबई में आयोजित हुआ था, और किसको मिला है? मध्य प्रदेश की निकिता पोरमाल जो कि मध्य प्रदेश की है, फेमिना मिस इंडिया बनी है। राष्ट्रीय किशोर कुमार जो है पुरस्कार सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, राजकुमार हिरानी को दिया गया है, फिल्म निर्देशक जो हैं बॉलीवुड के, उनको दिया गया है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राजकुमार हिरानी। उसके बाद आता है 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान, 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार और एवं उपन्यास लेखिका हैं एक ममता कालिया को मिला है। तो ममता कालिया जो है वेल नोन नेम है, तो उनको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान, बस इतना याद रखना किसको मिला है? ममता कालिया। फिर है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये है आदित्य बिरला समुदाय की पहल है, में, और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष जो हैं राजश्री बिरला को मिला है। किसको? राजश्री बिरला को, ठीक है जी। आदित्य बिरला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष, तो ये दोनों की अध्यक्ष हैं ये, तो राजश्री बिरला को मिला। तो ठीक है जी। फिर है 32वां एजुथाचन पुरस्कारम जो है केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है एक, तो ये प्रसिद्ध लेखक जिसे वो NS माधवन, तो NS माधवन याद रख लेना, NS माधवन को मिला है। सरला पुरस्कार उपन्यास अस्थि सपद, ठीक है, उसके लिए मिला है उड़ीसा की लेखिका सरोजनी साहू, उनको मिला है। तो सरला पुरस्कार सरोजनी सा से सरोजनी साहू। वायलर पुरस्कार 2024 उपन्यास है काटोर कदाबू के लिए
मलयालम लेखक जो है अशोकन चारुविल को मिला है। अशोकन चारुविल को वायलर पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है बट हाँ फिर भी पढ़ लो एक बार, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं एक बार। पानी पी लो जरा, गला थक जाता है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो 73वां मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में आयोजित हुआ। डेनमार्क की किसको मिला है? डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थिलविंग। विक्टोरिया डेनमार्क, पहले तो याद रखना डेनमार्क की है। मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड भी नहीं है, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स का अवार्ड जो है डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थिलविंग को मिला है बस। तो डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी। भारत की तरफ से जो भाग लिया था रिया सिंधा, उन्होंने भाग लिया था, रिया सिंधा ने भाग लिया था। फिर आता बुकर प्राइज। बुकर पुरस्कार जो है ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को मिला है। किसको? सामंथा हार्वे को। ठीक है, याद रखना बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को। इससे यह याद रख लेना का साउथ की हीरोइन है सामंथा, उनको मिल गया। नहीं, सामंथा हार्वे है। और उनके द्वारा लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल, क्या नाम है इसका? ऑर्बिटल, ORBITL। ठीक है जी, ऑर्बिटल जो है उसके लिए प्रदान किया गया आपका उपन्यास क्या है? ऑर्बिटल। तो सामंथा हार्वे, ऑर्बिटल। फिर आता है, चलो इतना ही इंपॉर्टेंट है, 50,000 पाउंड मिलता है, ये इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ द कम नेक्स्ट वी आर ऑन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता का खिताब जो है भारत की रेचल गुप्ता, किसको? रेचल गुप्ता को प्राप्त हुआ। किसको? रेचल गुप्ता को। यह खिताब जीतने वाली पहले भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारत महिला है। तो क्या है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल थाईलैंड बैंकॉक में हुआ और खिताब जीतने वाली रेचल, क्या नाम है? रेचल गुप्ता। ठीक है, तो याद रख लेना गुप्ता, रेचल गुप्ता, तो पूछ सकता है। ठीक है जी, चलो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, क्या नाम है? ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसके द्वारा? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। देखो CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कोई भी कंपनी, कोई भी कुछ भी इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लो कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस होती है इनको कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी एक सोसाइटी की तरफ, आपकी इन्वायरमेंट को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है आपका जो भी आपका आउटपुट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो कहाँ कहाँ जाएगा, उसके बारे में पूरी प्रोसेस होनी चाहिए कि कैसे, अगर आप मान लो रिसाइकिल कैसे करोगे या फिर जो पर्यावरण है उसको कैसे बचा सकते हो। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही उसी के लिए, उसी श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया, तो इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड CSR की श्रेणी में। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है बहुत अच्छी बात है, जो आपको समझ सकते हो कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है। फिर उसके बाद इसमें चैंपियंस ऑफ चैंपियंस 2024 का पुरस्कार आपका ईलैंड्स वाइन ग्रुप जो कि न्यूजीलैंड को है, उसको प्राप्त किया है। किसको? चैंपियन 2024 का पुरस्कार
ईलैंड वाइन ग्रुप, न्यूजीलैंड की एक कंपनी है, उसको प्राप्त हुआ। तो कोल इंडिया वो इंपॉर्टेंट है आपका पास। नाउ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 अफगानिस्तान की लीना इब्राहिमी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ है नीला इब्राहिम। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी शांति पुरस्कार। फिर इंपॉर्टेंट है आपका, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। देखो ये पहले भी मैंने करा चुका हूँ, तो भारतीय स्टेट बैंक तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा SBI को दिया गया है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, क्या नाम है, महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड यूके में मिला भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को मिला है। क्या नाम है, दारा सिंह खुराना को। 9 सखारोव पुरस्कार, तो ठीक है, तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता मारिया कोरिना मचाडो और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमेडो गोंजाल्स उरुतिया, नाम भी बड़ा अजीब से हैं इनके, इंग्लिश में ही लिखते हैं इससे बढ़िया। चलो, एडमंडो गोंजालेस और उरुतिया को दिया गया है। तो 2 हैं, मारिया कोरिना मचाडो चलो ठीक है भाई, इतना याद रख लें भैया, देख लेना इसको, कोई याद करना की ज़रूरत भी नहीं है। सखारोव, उल्टा सीधा नाम समझ में आएगा तो वहीं टिक मार देना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, मजाक से हट के चलो आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देखो, ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा आध्यात्मिक गुरु सदगुरु को मिला है। तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसको मिला है, सदगुरु। नाउ हाँ, फिर आते हैं हम फिल्म पुरस्कार। तो 52वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड न्यूयॉर्क सिटी USA में आयोजित हुआ। ठीक है जी, USA में आयोजित हुआ। और इस पुरस्कार में देख लेते हैं, इस पुरस्कार के बारे में बात करूं, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है ड्रॉप्स ऑफ गार्ड्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज डिवीजन पैलेर्मो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी स्पेल। द सिक्स्थ कमांडेंट के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। टिमोथी स्पेल। तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता है क्योंकि अब तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। अन्य फिल्म पुरस्कार, हाँ यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड के लिए मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज की ओर से, ठीक है, मूविंग इमेज की ओर से आयोजित मुंबई फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध अभिनेत्री क्या नाम है, शबाना आजमी को मिला है। तो एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड जो है शबाना आजमी को मिला है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं हम 54 याद रखना, 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अभिनेता, तो 2022 वाला दिया गया है अभी, तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है, तो 2024 को प्रदान किया गया है। और उनकी पहली फिल्म जो थी मृग्या 1976 में उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।
ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति को मिला है। कविता कृष्णमूर्ति, सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इम्पोर्टेंट यहाँ आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देख लेते हैं, ये पणजी गोवा में आयोजित हर बार होता है, ये आपको पता है, सही है। पणजी गोवा में आयोजित हुआ है। ओपनिंग फिल्म है वेटरमैन, जिसे माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित है। तो वेटरमैन ओपनिंग फिल्म थी। क्लोजिंग फिल्म थी ड्राई सीजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग फिल्म वेटरमैन, याद रख लो। कभी कोई ऐसे याद रखना है कि किसी आप खाने वगैरह में होटल में जाते हैं, सबसे पहले क्या आता है, वेटर आता है, भाई क्या चाहिए, होटल में जाते हैं ना, तो वेटरमैन को मिला है। तो यहाँ याद रख लेना भी ओपनिंग फिल्म किसको, वेटरमैन, बस। और निर्देशक कौन है, माइकल ग्रेसी। तो माइकल नाम है वेटर का, और समझ लो जस्ट फॉर, यहाँ पर ये मत सोचना सीरियस मत लेना, बट हाँ रटने के लिए है। तो वेटरमैन क्या, माइकल आया, माइकल नाम वेटर है, और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए। तो ओपनिंग फिल्म है स्टार्टिंग में। क्लोजिंग फिल्म है ड्राई सीजन। बाद में क्या है, फिल्म आपको जो जब आप शादी में चले जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, बाद में क्या मीठा वगैरह खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं थोड़ा, तो ड्राई सीजन हो गया। निर्देशक है बोदान स्लेमा। अब देखो, दान से याद रखो कि जब हम शादी में जाते हैं, बाद में खाना वाना दे के क्या कहते हैं, एक लिफाफा देते हैं, तो दान करते हैं, मोहदान, ठीक है, याद रख लेना, मोहदान, बस याद हो गई। ड्राई सीजन है और मोहदान है, तो दान जहाँ भी आया तो लगा दो। चलो, इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला, साउले सबसे फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड साउले ब्लू वेटे की फिल्म टॉक्सिक्स, क्या है, टॉक्सिक, टॉक्सिक, ठीक है, ये बंदा बहुत टॉक्सिक है, तो ऐसे याद रख लो। टॉक्सिक फिल्म को क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड, बस इंपॉर्टेंट यहाँ है। और साउले ब्लू वेटे जो है उनके द्वारा, उनकी फिल्म है, इसकी साउले ब्लू वेटे की। यह है ICFT यूनेस्को गांधी पदक, ICFT यूनेस्को गांधी पदक लेवन अकिन की फिल्म जो है क्रॉसिंग, क्या है, क्रॉसिंग को मिला। टॉक्सिक यहाँ पर क्रॉसिंग को मिला। यूनेस्को गांधी पदक। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT के अवार्ड जो है उसको किसको मिला, लैम्पन, सोनी लिव की एक लैम्पन सीरीज होगी कोई, आई डोंट नो, तो उसको मिला है। निर्देशक है विपुण धर्माधिकारी, लैम्पिन, ठीक है, लैम्पन, क्या नाम है, लैम्पन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, उसको देख लेना, अब इसको देख लो भाई। तो फिल्म निर्देशक फिलिप नोयस जो है ऑस्ट्रेलिया, फिलिप नोयस को मिला है। किसको मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, फिल्म निर्देशक है फिलिप नोयस, ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको मिला है। तो फ्लिप हो गया वो, फिलिप नोयस है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सत्यजीत रे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में बात करूँ, रोमानिया के बोगडान मुरेसानु फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम, नेवर कभी नहीं आया, इंग्लिश में लिख देना चाहिए ना, है ना, हर चीज़ हिंदी में भी जरूरत नहीं है, चलो कुछ तो चीज़ें इंग्लिश में भी लिखनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंट फेवो, किसको मिला है, कि क्लेमेंट
फेवो, फिल्म होली काउ, होली काउ, HOLY, होली काउ, COW, ठीक है। इसके लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लीमेंट फेवो को, क्लीमेंट फेवो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेस्टा माटुलेटे, माटुलेटे, तो वेस्टा माटुलिते तथा इवा रुपेई काइटे, ठीक है, इवा रुपेई काइटे। यार ये नाम चलो कोई बात नहीं भैया, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वेस्टा और इवा को मिला है, याद रख लो इतना, इवा और वेस्टा को टॉक्सिक फिल्म के लिए, मैंने बताया था ना वो टॉक्सिक फिल्म के लिए आई थी, टॉक्सिक, साउदी की जो फिल्म है, साउले की, ब्लू बेटे। 9 अभिनेत्री हो गई। उसके बाद है उसके बाद है अच्छा, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को चुना गया है। तो विक्रांत मैसी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ओहो वाह। उसके बाद हम आते हैं आपका परियोजना। तो खेल मंत्रालय की 3 परियोजना की मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी? जलगांव, यहाँ थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, दिखे नहीं रहा होगा। जलगांव मनमाड़ चौथी लाइन 160 किलोमीटर, जलगांव मनमाड़ तक 4th लाइन जो है उसको, और भुसावल खंडवा 3री और 4थी लाइन, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयागराज मानिकपुर 3री लाइन, तो इतनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इतनी, ये भी एक बार को मैंने बताना था, बता दिया। चलो आगे देखते हैं। ओके, दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश की है कि मतलब, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दीपम इतना याद रख लें। हाँ, यहाँ पर है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद। तो यहाँ पर ये याद रखना कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल जो किसकी है, तो ये है भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की, ICMR की, ठीक है। इसकी है द्वारा इस नई पहल की घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है? नवीन एवं अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचार, नवीन ज्ञान सृजन, सफल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, टीका, दवा, चिकित्सा, निदान आदि की खोज व विकास को बढ़ावा देना। किसका? सोच को बढ़ावा देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, खोज को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य ये है बस। एक है महामारी निधि परियोजना, केंद्र सरकार की एक योजना है। तो इसमें क्या है? पशु स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो महामारी निधि परियोजना जो है, महामारी क्या है? पशुओं में होती है। तो पशु स्वास्थ्य सुरक्षा से उसको मजबूत करने के लिए एक उद्देश्य से एक परियोजना का शुरुआत की गई है। $25 मिलियन की परियोजना जो है वो G20 महामारी निधि द्वारा जो है वित्त पोषित है। तो $25 मिलियन जो है वो G20 महामारी निधि के द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ADB, एशियन विकास बैंक, और खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे बोलते हैं FAO और विश्व बैंक के सहयोग से लागू होगी। तो 3 कौन कौन सी हैं? आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, और उसका क्या है? FAO। ये तीनों जो है इंस्टीट्यूशन जो है इसमें भागीदार रहेंगी, इनके द्वारा लागू की जाएगी। क्या है फिर? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टडीज़, किसका है? तो यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए एक प्रोग्राम है। किसके लिए? यहाँ तो लिख लो, ट्राइबल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो ट्राइबल्स के लिए ये प्रोग्राम है, और किसके द्वारा? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ये जो है उन्होंने चालू की है। और
ये तीसरा चरण है। और ये जो है आपका तीसरा चरण जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा के 50 एकलव्य, किसके एकलव्य मॉडल स्कूल्स में शुरू की जाएगी। ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल जो है जहाँ पर ऐसी कम्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और वहाँ पर रहना भी है और पढ़ाई भी जो है वहाँ पर दोनों कराई जाएंगी। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन के लिए जो है राष्ट्रीय विद्युत योजना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह परियोजना का वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता, ठीक है, और एवं 32 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता का ट्रांसमिशन करना उद्देश्य है। तो 2030 तक जो है 30 तक कितना 500 गीगावाट और 32 तक 600, बस इतना समझ लो। आगे देखते हैं। ओके, समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना है। ये समर्थ क्या है? वस्त्र क्षेत्र में, याद रखना वस्त्र क्षेत्र में विस्तार करना है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा है और 2 वर्ष की अवधि है। क्या नाम है? 26 तक लागू रहेगी, 24 से 26। और इसका विस्तार जो है 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल और प्रशिक्षित करना है। तो 3 लाख लोग जो है वस्त्र संबंधी जो है कौशल को है उनको प्रशिक्षित करना है। बस इम्पोर्टेंट इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देख लीजिए। हम सफ़र नीति क्या है? तो इतना याद रखना है, नीति के अंतर्गत राजमार्ग और एक्सप्रेस वे संबंधी तथा इससे जुड़े विभिन्न सेवाएं जैसे ढाबे, फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप आदि का मानकीकरण किया जाएगा। तो ऐसे मतलब ये है कि हमें हाईवेज पे हमें ये पता होगी कि यहाँ पर ढाबा है, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, तो ये सब है हम सफ़र नीति के तहत किया जाएगा। उसके बाद है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में आदिवासी समुदाय के व्यापक और समग्र विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से हजारीबाग झारखंड में इस अभियान का शुरू किया गया। तो हजारीबाग झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना। तो ये उत्तर प्रदेश की, जो मैंने अभी बताई भी थी, ये उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ और रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग जो है एक स्कीम है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ से रिलेटेड ये स्कीम है और इसको जो है वर्ल्ड बैंक जो है उसकी सहायता प्राप्त है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। ठीक है, और 6 वर्ष यानी कि 6 साल के लिए, ये 2024 से लेकर 30 तक, ठीक है, 6 साल के लिए इसकी अवधि रहेगी। और आपका जो है एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे ज़्यादा जो है नहीं है। उसके बाद आता है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना वर्धा महाराष्ट्र में इस जो है योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत क्या है, राज्य भर में जो है महाराष्ट्र में राज्य भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में 15 से 45 वर्ष की आयु की युवाओं की प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद ऑपरेशंस एंड अभियान के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा बाल विवाह मुक्त अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी, क्या नाम है, अन्नपूर्णा देवी, जो दिल्ली में शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। बस इंपॉर्टेंट इतना है, देश भर में बाल विवाह की जो है कुप्रथा को समाप्त करना। और अभियान के हिस्से के रूप में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। सी विजिल, अब यहाँ पर सी विजिल के बारे में मत कर लेना, सी विजिल है ये, सी वाला विजिल, ठीक है, विजिल। तो ये सी विजिल है,
प्रति 2 वर्ष में होने वाले देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। ये क्या है? तो कोस्टल जो है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसका चौथा संस्करण का आयोजन हुआ है, भारतीय नौसेना में द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन द्रोणागिरी ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो पहला अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ है? न्यू दिल्ली में जो है आयोजित किया गया। बस इतना इम्पोर्टेंट है। अब है सिम्बैक्स, ये मैंने पहले ही बढ़ा दिया। सिम्बैक्स जो भारत वियतनाम की है, जो अम्बाला में है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका, ये भी बता दिए। तो इसको एक बार दोबारा नहीं, जो अभ्यास है वो पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ देख लेते हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्स होता है तो ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज यहाँ पर एक्स लिखा है। नौसेना और जर्मनी सेना के साथ में, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज पार्टनरशिप एक्सरसाइज है नौसेना और जर्मनी की नौसेना के बीच हिंद महासागर में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है विध्वंसक INS दिल्ली ने किया, जो प्रतिनिधित्व भारत का। ठीक है जी। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण ज्वाइंट मिलिट्री, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग अभ्यास, ये है भारत वायुसेना और सिंगापुर, इन दोनों ने पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। तो इसके बाद है समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार। तो समुद्री सैन्य अभ्यास जो एक्सरसाइज मालाबार है, जो यहाँ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई। तो इसमें क्या है, मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन सी किस किस में? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में। तो इंडिया हो गया, USA हो गया और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर उसके बाद हो गया जापान, क्या नाम है? जापान। तो ये 4 कंट्रीज़ के बीच में है एक्सरसाइज मालाबार। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट इतना। ओशन 24, ओशन जो है रूस और चीन के बीच में एक व्यापक नौसेना अभ्यास जापान सागर में आयोजित हुआ। तो ओशन किसके बीच में? रूस और जापान के बीच में। फिर आता है अभ्यास एक्या, एकीकृत आपदा प्रबंधन पर जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी चेन्नई में आयोजित की गई है। यह जो है NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राष्ट्रीय भारतीय सेना दक्षिण कमान के द्वारा के बीच में आयोजित की गई। तो किसके बीच में है? तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और है NDRF जो है, इंडियन आर्मी जो है NDRF की जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बीच में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं क्या सम्मेलन समारोह के बारे में। यहाँ देखते हैं 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका मुख्य जो विषय है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये है इसका वो। तो IIT गुवाहाटी में आयोजित किया, इंपॉर्टेंट इतना है बस। ठीक है, असम में। उसके बाद आता है आपका यह है अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन ICA महासभा और वैश्विक सरकारी सम्मेलन का प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया। ये है आपका 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो ITPO भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो है, संवर्धन संगठन द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो भारत मंडपम में आयोजित किया गया है और थीम है विकसित भारत 2047। तो विकसित भारत जो है 2047 तक विकसित भारत है, उसकी थीम है। भागीदार राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है भागीदार राज्य है। फोकस एरिया जो है झारखंड है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही आ जाता है। तो 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो कहाँ पर हुआ? भारत मंडलम नई दिल्ली में। और विकसित भारत 2047 जो है इसकी थीम थी, और इसके भागीदारी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, और फोकस राज्य जो है झारखंड। बस इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है।
दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, तो दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है भारतीय सेना द्वारा। अवसर पर प्रोजेक्ट शौर्य गाथा जो है इसका शुभारंभ किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाए आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 8वां गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। बस इतना देख लेते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 43वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। शिल्प समागम मेला नई दिल्ली हाट नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक, शिल्प समागम मेला। उसके बाद देख लें जल उत्सव नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पेय जल एवं स्वच्छता विभाग के सहयोग से 20 राज्यों के 20 अक्षांशी जिलों यानी ब्लॉकों में आयोजित किया गया। तो 20 राज्यों के 20 अक्षांशी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसका लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है? जल महोत्सव। चलो नीति आयोग के वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट तो यह है लंदन में। ठीक है जी, लंदन में आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट। उसके बाद आता है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? इसका मुख्य विषय है एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध यानी धम्म की भूमिका। सबरला महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है। 8वां गंगा महोत्सव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा हरिद्वार में आयोजित किया गया है। 8वां गंगा महोत्सव। ठीक है। 8वां चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो है गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो जो है गुजरात के गांधीनगर में 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ? गांधीनगर में आयोजित किया गया है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर आता है 11वां एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन जो है सिंगापुर में आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में, द फ्यूचर इज नाउ इसका जो है मुख्य विषय है। 17वां GSTIC ठीक है सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। GST क्या होता है? ग्लोबल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कम्युनिटी, वो आपका दिल्ली में आयोजित किया है। 14वां अखिल भारतीय होम गार्ड्स एवं सिविल डिफेंस सम्मेलन जो है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। ये क्या है? ITU कैलिडोस्कोप जो है अकादमिक सम्मेलन जो है वो भारत मंडपम में, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, आगे देखते हैं। लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस आपको पता है समुद्र के किनारे होते हैं, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, तो इंपॉर्टेंट, या अगर ना भी है तो याद हो जाएगा। ये भी इंडिया फेम सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है, इंडिया फेम सम्मेलन मुंबई में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। SCO शासन अध्यक्षों की परिषद 23वां बैठक जो है सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित, जो आपको पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है उनकी बैठक में पहुंचे थे, तो संघाई SCO का समिट था। ओके, यहाँ पर है 75वां इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस, तो 75वां इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फाउंडेशन द्वारा मिलान इटली में आयोजित किया गया। विषय क्या था इसका? रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहता 2024 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आरोहा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ देख ले। तीसरा सरस आजीविका मेला, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा गुरुग्राम में, कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में, इंपॉर्टेंट यहाँ है। तीसरा सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ। 44-45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? लाओ पीडीआर में हुआ है। आज जो विषय है आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। फिर आता है भारत, ठीक है, भारत डिजिटल शिखर कृषि सम्मेलन, तो भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा एवं आईआईटी रोपड़ द्वारा कहाँ है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर आता है आपका, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ है 7वां वैश्विक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन, अबू धाबी में यूएई में आयोजित किया गया है। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ है? गोवा में जो है वो संपन्न हुआ है। अब आते हैं संधि समझौता के ऊपर। क्या है? संधि समझौता के ऊपर। ओके, फिर अब इसमें इम्पोर्टेंट है, वही बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और जो आएंगे तभी। ओके, यहाँ पर है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी के बीच में समझौता हुआ है और दोनों के द्वारा उत्तराखंड राज्य में जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिए, ठीक है। तो स्वच्छता, जल आपूर्ति के लिए क्या है, किसके साथ में? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उत्तराखंड राज्य का समझौता हुआ है। चलो, हो गया। यह सीमा पार विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु समझौता हुआ। इस संबंध में नेपाल, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों के बीच में एक हस्ताक्षर हुआ है। ओके, यहाँ भी नहीं है बात। ये भी मैंने बताया था। भारत के पहले एआई सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता। तो इसमें क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो है के बीच में समझौता हुआ है। तो समझौता के तहत सेमीकंडक्टर फैब तो कहाँ बनना है? ये निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, जो है सेमीकंडक्टर हब जो बनेगा, फैब जो बनेगा, सेमीकंडक्टर ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब जो बनेगा वो बनेगा गुजरात के धोलेरा जो एरिया है वहाँ पर। फिर आता संघ संगठन, ठीक है जी। उसमें क्या देख लेते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी जिसको बोलते हैं एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी का सबसे बड़ी जो है विद्युत कंपनी है जो जिसने अभी 50 साल उसके पूरे हुए हैं। तो 50 साल का जो 50th बर्थडे जो है बनाया है 2024 में 9 नवंबर को। साथ ही इसके साथ साथ जल विद्युत कंपनी जो है एनटीपीसी, ठीक है, जो एनएचपीसी, ठीक है, एनएचपीसी जो है उसने भी 50 साल अपनाए। तो इसके इन दोनों की जो गठन हुआ था 1975 में हुआ था, याद रखना। ओके, नाउ फिर आप करते हैं, ठीक है जी। ओके, यहाँ देखते हैं AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय। तो AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय हो गया है, दोनों जो है दोनों का विलय हो गया है। क्या कौन कौन से? तो भारतीय विमानन निर्देशालय द्वारा दोनों एयरलाइंस को के विलय की मंजूरी दी गई है। तो
बिलेत कंपनी का नाम जो होगा अब होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। क्या नाम है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। AIX एयर इंडिया, आपका देखो AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो अब एयर इंडिया एक्सप्रेस कहलाएगा। विधि और न्याय, यहाँ पढ़ता है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है, तो अल्पसंख्यक ही रहेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या विश्व शौचालय दिवस 9-19 जो है नवंबर को अपनाया जाता है, मनाया जाता है, जिसे टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। वाह, विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का 10 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, इंपॉर्टेंट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। गौरव सप्ताह 3 से, भाषा गौरव सप्ताह जो है 3 से 9 नवंबर मनाया जा रहा है। और नवा आयुर्वेदिक दिवस इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 29 अक्टूबर। बस इतना याद रखना। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, इसका मुख्य विषय है। विश्व खाद्य दिवस, ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य विषय क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। फिर आता है आपका, यहाँ देख लेते हैं हम कौन सा इंपॉर्टेंट है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व डाक दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, 9 अक्टूबर को है। तो 150 साल ऑफ क्या है? 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन। तो विश्व डाक दिवस जो है उसके एक तरह से ये 150 साल जो है मना रहे हैं, इसलिए है इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, बस याद रख लेना यार एक बार। ठीक है, यहाँ देख लो संविधान दिवस 26 नवंबर, ये पता ही है। दुग्ध दिवस 26 नवंबर, ये भी है। फिर उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। विश्व डायबिटीज 14 नवंबर। न्यूमोनिया 12 नवंबर। शिक्षा 11 नवंबर। फिर एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एकता दिवस। अच्छा, फिर पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर। चलो, विश्व पशु दिवस है 4 अक्टूबर को। बस इंपॉर्टेंट इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा पुस्तकें देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। यह है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है MK रंजीत सिंह। स्पीकिंग विद नेचर जो है रामचंद्र गुहा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामचंद्र गुहा जो है वेल नोन नेम है। तो रामचंद्र गुहा ने जो लिखी है वो है आपकी स्पीकिंग विद नेचर। ओके, चलो इतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जो है वो पुस्तक जो है श्री राम चौलिया। ठीक है, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्या नाम है? इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेंड्स। तो श्री राम चौलिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटनेस है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। ठीक है, तो साक्षी मलिक जो है इनकी राइटर हैं, तो इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो कि एक वो कुश्ती प्लेयर भी हैं। फिर आता है नेक्सस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू
तो स्टोन एज अगर पूछे तो स्टोन एज टू एआई, स्टोन टू एआई मतलब समझ लो स्टोन एज जो काल था, ठीक है, वहाँ से लेकर एआई के बीच में जो हिस्ट्री के बारे में नेक्सस अ ब्रीफ हिस्ट्री, जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसका एक बारे में बताया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना, इसको रट लेना। क्या है? युवाल नोआ हरारी। क्या नाम है? युवाल नोआ हरारी। युवाल नोआ हरारी आ सकता है यार ये। पुष्करधामी हिमालय की जीवांत ऊष्मा, यह है संभावना पंथ, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ रूमी, महेश दत्त शर्मा। परफेक्ट फिट, क्लेयर गिलमोर। सिटीजन, माई लाइफ आफ्टर वाइट हाउस, बिल क्लिंटन। तो क्लिस्टर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या नाम है इसका? सिटीजन, ठीक है। तो सिटीजन इंपॉर्टेंट हो जाती है। माई लाइफ आफ्टर वाइट हाउस, जो बिल क्लिंटन जो है यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई। अच्छा, विड एंड ट्रुथ, ठीक है, ब्रेंडन सैंडरसन। और यहाँ पर देख लेते हैं द पार्टी कौन है? द पार्टी नताशा प्रेस्टन के द्वारा। नेहरूज इंडिया इंपॉर्टेंट है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने लिखी है। दिस मदरलेस लैंड, ठीक है। तो निक्की मे ने लिखी है। द लोटस एम्पायर, तासा सूरी ने लिखी है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह ने लिखी है। बस इम्पोर्टेंट है। फिर आप देख लेते हैं विविध में हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखो, ये है विश्व का पहला कार्बन ऑक्साइड से मैथेन रूपांतरण संयंत्र। तो जो है CO2 से आपका मैथेन CH, ठीक है, मैथेन। तो ये है आपका इन दोनों में कन्वर्ट करेगा CO2 से मैथेन में। तो इसमें क्या है? भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC द्वारा विंध्याचल संयंत्र, ठीक है, जो विंध्याचल जो है संयंत्र है उसका उद्घाटन किया गया है। ये बता ही दिए, पढ़ लिया, इसको मत पढ़ना दोबारा। INS विक्रांत। तो मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के इस स्वदेशी है, याद रखना, विमान वाहक पोत के संचालन प्रदर्शन का अवलोकन किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ओके, सेमीकंडक्टर नीति लागू होने में भारत, ठीक है, ये है। अच्छा, सेमीकंडक्टर, यहाँ देख लो, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है गुजरात बना है, याद रखना। गुजरात द्वारा गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की गई है। तो इम्पोर्टेंट है। प्रथम कोई राज्य बनता तो TOI क्या है? 665b1b क्या है ये? सौरमंडल के बाहर इस नया ग्रह है। बस इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कुछ, ठीक है। ओके, इंटरल्यूकिन 35 IL 35 याद रखना। IL 35 क्या है? तो ये द्वारा मधुमेह उपचार के लिए नए विकल्प के रूप में एक विशिष्ट प्रोटीन की खोज है। देख, प्रोटीन है जो कि मधुमेह जो शुगर है उसके उपचार के लिए एक काम आएगी, एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन उन विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कम करती है, ठीक है, उन विशेष कोशिकाओं को कम करती है जो सूजन उत्पन्न करने वाले रसायन बनाती है, ठीक है जी।
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, तो माउंट लेकोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसमें लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया में है ये, तो इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट कहाँ पर? भारत भूटान सीमा पर है, याद रखना बस। दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट भारत भूटान पर है। अच्छा, सोहराई पेंटिंग तो यहाँ पर है। सोहराई पेंटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सोहराई पेंटिंग, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था कजान में, ठीक है। रूसी राष्ट्रपति तो पुतिन है, उनको झारखंड की प्रसिद्ध कलाकृति भेंट की। तो अगर मैं कहूँ सोहराई पेंटिंग जो है झारखंड की है, ठीक है, झारखंड की है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, साथ ही प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र का मदर ऑफ पर्ल्स, क्या नाम है, मदर ऑफ पर्ल्स सी सेल फूलदाना जो है वो भेंट किया। तो एक फूलदाना है, मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदाना जो है वो ईरान के राष्ट्रपति को भेंट किया। फिर आता है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के ही वारली पेंटिंग। तो अगर पूछे वारली पेंटिंग है वो कहाँ की है, वो है महाराष्ट्र की, ठीक है वो। अच्छा, ये देखो, अदम्य और अक्षर, भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है द्वारा यह दोनों घरेलू फास्ट पेट्रोल वेसल, क्या है ये, फास्ट पेट्रोल वेसल है, लॉन्च किए गए। बस इतना याद रखना है, वेसल्स हैं फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स। चलो, यहाँ देखो, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व तथा कामलांग वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। तो नमदाफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको क्या है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया, इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया। तो नमदाफा और कामलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रातापानी वन्य जीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास है। तो ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो राज्य में 8वां हो गया रातापानी वन्य जीव अभयारण्य, इसको टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है, रातापानी। अच्छा, भारत का पहला राज्य स्तरीय साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो साइबर क्राइम से निपटने हेतु जो है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में लॉन्च किया गया। तो सेंटर महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग द्वारा लॉर्डसन एंड टूर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी से शुरू किया गया। तो भारत का पहला राज्य जो हो गया जो राज्य स्तरीय साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ ये है, तिरुवनंतपुरम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा होगा, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का अनावरण किया गया। तो ये स्वचालित रहेगी और जो है वहाँ की अंतरिक्ष की जो वायु गुणवत्ता है उसकी निगरानी करती रहेगी। तो वहाँ पर जो है लॉन्च की गई है। शेतकरी समृद्धि, तो ये क्या है, एक विशेष किसान
रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। रेलगाड़ी जो है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चलेगी। कहाँ तक? देवलाली जो है महाराष्ट्र और दानापुर बिहार तक। एक किसान जो विशेष किसान रेलगाड़ी है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, ये तो पता ही है आपको। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली प्राकृतिक बास बना है। क्या? तितली के लिए प्राकृतिक बास बना है। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छी बात है। सेकंड, ड्रैगन ड्रोन का है। ड्रैगन ड्रोन क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष में इस घातक हथियार का प्रयोग किया गया। और यह ड्रोन क्या है? मूलतः थर्माइट नामक पदार्थ, यानी कि जो जिसे आग भी बोलते हैं, छोड़ता है। क्या छोड़ता है? थर्माइट जो है, थर्माइट नामक एक पदार्थ है, उसको छोड़ता है, यानी कि जो आग छोड़ता है, इसलिए इसे ड्रैगन भी कहा जाता है। ड्रैगन देखा होगा ना, वो भी आग छोड़ता है। वैसे ही थर्माइट एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर और एवं आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। क्या है? थर्माइट एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, ओके। सोवरेन वेल्थ फंड, यहाँ है सोवरेन वेल्थ फंड द्वारा प्रतिबंधित पूंजी के मामलों में शहरों की नई वैश्विक रैंकिंग आई है। तो ग्लोबल सोवरेन वेल्थ फंड द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग में संयुक्त राष्ट्र अमीरात यूएई का अबू धाबी विश्व का सबसे अमीर शहर है। तो सबसे अमीर शहर के बारे में बात करूं तो अबू धाबी, जो यूएई में, कहाँ पर? यूएई में। ठीक है जी, अबू धाबी पहला जो है, अबू धाबी है जो सबसे महंगा, सबसे अमीर शहर बना है यूएई का। और रैंकिंग में और ओस्लो जो नॉर्वे का है, तो वो दूसरे नंबर पे है। तीसरा बीजिंग है, तीसरा सबसे, और चौथा सिंगापुर जो है सबसे अमीर शहर बन चुके हैं। तो कौन सा पहला है? अबू धाबी पहले नंबर पे, फिर उसके बाद ओस्लो जो है नॉर्वे दूसरे, बीजिंग तीसरा। ठीक है जी, चलो। अच्छा, हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यहाँ पर मालदीव्स में है। कहाँ पर? मालदीव्स में है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, मालदीव में है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणित पाने वाला जो है भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है, जो भारतीय हरित भवन परिषद के से प्रमाणित पाने वाला जो भारत का पहला चिड़ियाघर बन चुका है। यह उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट बस इतना है, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है वो बस हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं हम। अच्छा, लेखकों के काव्य, भारत के पहले लेखकों का काव्य जो है कहाँ पर है? देहरादून के लगभग 24 किलोमीटर दूर एक गांव थानो गांव में स्थित है। तो लेखकों का गांव है वो है थानो गांव जो है देहरादून में है। ठीक है जी, चलो, ये आपका हो गया आपका कंप्लीट संक्षिप्तियाँ पूरा। ठीक है, हमारा कितना 1.5 घंटे की वीडियो आ गई, हमारे 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको पसंद आई होगी, यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को हाँ लाइक करना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ठीक है, जो कि मैं हेल्प कर सकूँ। अब क्या रह गया? खेल परिदृश्य रह गया, एक वीडियो और आएगी। देन द अक्टूबर-नवंबर करंट अफेयर्स इज़ कंप्लीट। ओके, नाउ थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।